जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वकार गिलानी। जावेद साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, और हमारे खास मेहमान आज इस्लामाबाद से हैं फ़रूक पताफी साहब। पताफी साहब कॉलम नवीस हैं। इनको आप पीटीवी पर देखते हैं, ये अपना प्रोग्राम भी करते हैं वहाँ पर, इनके तजिया आप सुनते रहते हैं। और क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, दुनिया के हालात को बहुत देखते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनको जहमत दी जाए कि पाकिस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है उसके कोई ये पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं दुनिया में से कहीं से, उसकी जो सेंस है वो बना सकते हैं, हमारे लिए हमें समझा सकते हैं या नहीं। तो मेरे दोनों दोस्तों का शुक्रिया। गिलानी साहब, आपकी इजाजत से मेरा ख्याल है कि पताफी साहब से ही हम शुरू करते हैं। पहले जी पताफी जी साहब, जी। आपने मेरी तमहीद सुन ली। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं पिछले इतने अरसे से हमारे यहाँ, पॉलिटिकल टर्मोइल कुछ नया नहीं है। ऐसा लगता है कि मुल्क, वो जो अब तो मजाक बन गया है कि हमेशा ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा होता है, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है ये आपने पहले कभी देखा है या इसमें कोई चीज यूनिक है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात शुरू करने से पहले ही आपने तोहमत लगा दी कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। डॉक्टर आप हैं, मैं तो बिल्कुल आम सा आदमी हूँ, एक साथी हूँ। लेकिन बारकैफ दो तीन चीजें जरूर है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सर बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुल्क का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया, और वहां पे इस तरह की चीजें तो हुई होंगी, इंस्टॉलेशन पे भी अटैक हुए होंगे, इंस्टीट्यूशंस पे भी अटैक हुए होंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना जी, कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड देन एज अ फार्स। तो इस वक्त हम फार्स की फेज से गुजर रहे हैं, जहां पे अगर आपने एक जमाने में जो है कायद आजम को देखा, आपने भुट्टो साहब सोहरावर्दी को देखा, बेनजीर को देखा, अब हम बिल्कुल और किस्म की सियासत को देख रहे हैं, राइट। लेकिन जाहिर बात है कि अगर आपने 75 साल में लोगों को सिर्फ यही सिखाया है कि इस्लाम खतरे में है, और फिर उनको ये सिखाया है कि जी पाकिस्तान को जो है कोई इस्लामी जो है नजरियाती रियासत होना चाहिए, जिसका ताल्लुक दीगर ममालिक से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर वहां पे इस किस्म की आइडियोलॉजी तो चलेगी ना जी। और फिर यही है कि 20 साल में हमने देखा है कि जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, तो उस वक्त से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द स्टेट इटसेल्फ। वो लोग जो कि हमीद गुल साहब वाले और ज़ियाउल हक वाले फलसफे को लेके चलते थे, वो इन कॉन्फ्लिक्ट है। जितने भी लोग आए हैं, कोई लिबरल है, कोई मॉडरेट है, उन सारों के साथ। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उभर के सामने आ गया। लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया सारी दुनिया में सर, आप पाकिस्तान के तो एक कोर कमांडर के घर की बात करें, अमेरिका के तो यूएस कैपिटल के ऊपर अटैक हो गया। और फिर जो कमाल की बात है कि ऐसी कोई अजीबोगरीब हालात हुए हैं कि दुनिया भर के अंदर वो लोग जो जमहूरियत को बुरा कहते थे, उन्होंने जमहूरियत का लिबास ओढ़ लिया। मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर वो लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, एन वर्ड को इस्तेमाल करना ऑनलाइन या ऑन एयर, टेररिस्ट मैनिफेस्टो को लगाना, अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बन गया है। और फिर थैंक्स टू द अमेरिकन जुडिशरी, अब तो डार्क मनी भी फ्री स्पीच है। इसी तरह से लोग यूएस कैपिटल पे अटैक करते हैं और फिर वो अपने आप को पेट्रियट भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। हम्म, जी। तो उसमें मैं एक जमीनी सवाल पूछता हूँ, फिर जो है वो जाके हम अपने दोनों मेहमानों के दूसरे दोस्तों के सवाल लेते हैं। अमेरिका के अंदर जो हमने देखा, और उस मेरा ख्याल है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि करीब तरीन पैरेलल शायद वही जनवरी 6 का अटैक है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, और खासतौर पर ये जो जीएचक्यू और कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उन लोगों पर तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोग हैं जिन पर अभी तक मुकदमात चलाए गए हैं, वो जेलों में हैं। लेकिन हमने ना कोई धरना देखा, ना रिपब्लिकन पार्टी को उनको जो है वो कोई उनको ओन या डिसोन करते देखा। तो वो एक लॉ अपना कोर्स ले रहा है और मामलात आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो एक अभी हो गया है कि जी हमने पावर से तवाजुन अपने हक में करना है, चाहे वो पीटीआई हो या अब उसके मुकाबले पर पीडीएम ने जो है वो मौलाना का कार्ड शो कर दिया है। तो ये जो डुअल है, ये जो ट्राइबलिज्म है, ये हमें कहाँ लेके जाएगा? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे ख्याल में इसके अंदर एक चीज को हमें जरूर फैक्टर इन करना चाहिए, और वो ये है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स विदाउट विदाउट तो नहीं, लेकिन टर्बुलेंस के बाद 200 साल से ज्यादा गुजर चुका है ना उसके अंदर। हम्म, और उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस भी इवॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस वक्त उनके इंस्टीट्यूशन
बुरी तरह टैक्स्ड है। अमेरिका का सदर जब ओथ लेता है तो वहां पे लाइव ऑडियंस मौजूद नहीं होती इस दफा, राइट, 2020 में। इसी तरह से आपने कहा कि जो केसेस बने हैं उसके अंदर, अगर आपने फॉक्स को तो आप फॉलो करते ही होंगे डॉक्टर साहब, फॉक्स के अंदर तो बकायदा जो है ना वो ताने जनी होती है कि आप जो है ना ये कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे। जो असल लोग हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको नहीं पकड़ रहे और इन लोगों को, मासूमों को पकड़ लिया। आपने देखा टकर टकर कार्लसन ने जो किया, बाद में उनके साथ जो कुछ हुआ। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी एक तो हिस्ट्री है बहुत छोटी, दूसरा हम जो है कोई एक ऑर्गेनिकली इवॉल्व नेशन नहीं है। 75 साल पहले जब हम बने थे तो उससे पहले हमारा कोई जाहिर बात है कि जो आप मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते हैं उसके अंदर तो कहीं होगा, लेकिन वैसे जो है अदरवाइज आपकी कोई हिस्ट्री बहुत ज्यादा डायनेमिक और पुरानी नहीं है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इस कंट्री, इस मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ भी और इंडिया के अंदर भी, वो इवॉल्व नहीं कर पाया सर। वो जो है ना कंजील किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कंजील किया है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी। और उसकी वजह से आपने देखा है कि जब प्रेशर आता है तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बैठ जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हमारे सारे इदारे बैठ जाते हैं माँ सिपाही एक के, जिसके ऊपर अब अटैक हो रहा है। जी गिलानी साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये आपने बड़ा एक जबरदस्त टॉपिक था। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की, जिस तरह अमेरिका की आपने बात की, खैर पहले मैं ये बात करूं कि अमेरिका में अगर आज देखें, वो 6 जनवरी वाले में 1,000 लोगों पे मुकदमा हुआ। वहां पे कोई ऐसा नहीं हमें सीन नजर आता कि वहां पे आपने पॉलिटिकल लीडर्स को भी नॉमिनेट शुरू कर दिया है करना, लोगों की पकड़ दकड़ नाजायज शुरू कर दी है, और उसकी वहां पे आपने अपने बहुत सारे और सियासी मकासद पूरे करने शुरू कर दिए। यहाँ जो आज यहीं पे 9 मई में भी हुआ है, हम इसलिए यही पहले भी मुतालबा कर रहे थे कि आप लॉ को अपना कोर्स लेने दें, और जो जो इंडिविजुअल इंजॉल्व हैं उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें और तहकीकात करें, ना कि क्या राइयाँ करें इस पर, और ना कि आप एक गैर जानबदार और नॉन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें। जहाँ तक पाकिस्तान के हमारे मसाइल की बात है, पाकिस्तान के तो 75 ईयर से हम देखें एक ही मसला नजर आ रहा है हमें, और वो है कि किस तरह ग्रेजुअली मिलिट्री जो है वो अपनी हेजमनी चाहती है, अथॉरिटी चाहती है, और वो पावर को कंट्रोल करना चाहती है। और हमने पिछले, अगर हम 8-9 साल से देख लें, 2014 से, जब से राहिल शरीफ साहब से यहाँ पे, फिर उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब आए, और फिर उसके बाद अब ये आसिम मुनीर साहब आए हैं, तो उसमें हमने ये देखा कि ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीपन कर गया, कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि वो पावर को अपने पास कंट्रोल रखें, पॉलिसी को अपने तौर पे बनाएं, लेकिन उनको रोका गया। और राहिल शरीफ साहब ने भी उनको रोका, उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब को लाए, उनको भी उन्होंने रोका। उसके बाद अब देखिए इमरान खान साहब जब आए, वो जैसे भी आए, उस पे जो भी एलिगेशंस हैं कि वो किस तरह से एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन थी सारी, जिसके नतीजे में वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जब उन्होंने भी अपनी पावर एक्सरसाइज करना शुरू की, तो हमें यही नजर आया कि उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अभी तक पाकिस्तान का डायलेमा यही है, देखें कि वहां पे आप प्राइम मिनिस्टर तो हटा सकते हैं हमारे मुल्क में, लेकिन शायद कि आर्मी चीफ समझता है कि वो पूरे कानून से बालातर है, और उसको हटाया जाना शायद बहुत ही मुश्किल एक मरहला होगा इस मुल्क नहीं की गिलानी साहब, सियासत के लिए। वो अश्योरेंस दी है इमरान खान साहब ने कि मुझसे अगर किसी को कोई ऐसा खतरा है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नहीं, इमरान खान साहब तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, उनकी एश्योरेंस को एक्सेप्ट अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन यही खतरा था जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई। बज़ाहिर तो जो मर्जी आप कहें, लेकिन सब जानते हैं, और फारूक साहब भी इस बारे में मेरा ख्याल है बहुत अच्छा तज्जिया दे सकते हैं, कि कमर जावेद बाजवा साहब को एक फेयर था कि शायद इमरान खान आप उन्हें हटाने वाला है और कोई नया आर्मी चीफ लगाने वाला है, जिसकी वजह से ये सारा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ब्री अप किया गया। और उसके बाद अब आने वाले चीफ को भी यही खतरा है, जिसकी वो अश्योरेंस, जिस तरह आपने कहा कि वो देने की कोशिश कर रहे हैं भाई, कि मैं आपको डी नोटिफाई नहीं करूंगा। तो मसला ये है कि देखें, इदारों को सोचना चाहिए कि जब तक हम इस मुल्क में जमहूरियत को प्रॉपरली आगे नहीं लेके चलेंगे, एक तालीम इस मुल्क में, इस मुआशरे में, एक जमहूरियत, इन दोनों की कंटिन्यूटी के बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे साथ इर्द गिर्द देख लें, ईरान ही देख लें हम, और जिस तरह आपने बात की और जिस तरह पताही साहब कह रहे थे, यूरोप में आप देखें कि एक साइकिल आता है, बड़े अरसे बाद लेफ्ट की गवर्नमेंट्स आती है वहां पे, फिर बड़े अरसे बाद हम देखते हैं, अब स्वीडन देखें, जर्मनी देखें, फिर वहां पे एकदम हम देखते हैं कि एक्सट्रीम राइट वाले लोग आ गए हैं यार।
लेकिन सिस्टम चलता रहता है। जब तक हम पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं देंगे, इंडिया में आप देखें क्या है, इंडिया में क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े एक मजबूत वजीर आजम थे, और फिर कुछ अरसे बाद देखें कि इंदिरा गांधी उसके बाद बड़ी एक मजबूत वजीर आजम समझी गई। कांग्रेस का एक बड़ा होल्ड था, राजीव गांधी भी बड़े रहे, फिर उनकी असैसिनेशन के बाद आपने देखा कि सोनिया गांधी, और उनके बाद राहुल गांधी की वो इमेज और वो उस तरह से उनकी पसीराई नहीं है। अब जाके कहीं कर्नाटका में जाके हमने देखा कि कांग्रेस को वहां पे थोड़ी सी फतह मिली है, और आगे इलेक्शन में क्या होता है वो देखा जाएगा। ईरान में देखें आप, कभी आपके थोड़े वहां पे मॉडरेट आ जाते हैं, चाहे वो सारे खामनई साहब को मानते हैं, लेकिन वहां पे दो धड़े हैं, और कभी आप देखते हैं कि वहां पे राइट विंग वाले आ जाते हैं। तो मसला ये है कि जनाब अली, जब तक हम यहाँ पे जमहूरियत को चलने दें, ये लीडर खुद ही फिल्टर आउट हो जाएंगे यार। हम्म। नवाज शरीफ नहीं होगा, बेनजीर को ले लेंगे, बेनजीर नहीं थी तो आगे उनके बिलावल भुट्टो को अगर लोग पसंद करेंगे तो वोट दे देंगे, वो हम्म। नहीं परफॉर्म करेंगे तो उन्हें जाने देंगे। तो यही पताफी साहब, मौका था मेरा कि जब कमर मेरा जावेद ख्याल है बाजवा साहब कि अगर ना चाहते और ये पूरा करने देते एक साल उनको, तो शायद पीटीआई वैसे ही फिल्टर आउट हो जाती, गिलानी, जिस ये तरह जो की इसकी उस जो वक्त बात मकबूलियत गिलानी है। साहब कर रहे हैं पताफी साहब, ये जी। सवाल मेरे जहन में भी उठता है कि ये जो हमारे रीजन के दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने ये सबक सीख लिया है कि कॉन्टिन्यूटी होगी, सिस्टम चलता रहेगा, तो शायद उसमें से चीजें फिल्टर हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो मामलात हैं ये कब आएंगे? क्योंकि हमें तो, मुझे तो ऐसे लगता है कि हम ये सबक सीखने के बजाय बिल्कुल उसके उल्टी सिमत में दौड़ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपका बिल्कुल सही है मेरे ख्याल में, लेकिन ये जो इत्तका का ख्याल है ना, कि ऑटोमेटिकली कोई इत्तका हमारे मुल्क के अंदर हो जाएगा अगर जमहूरियत चलती रही, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। जो गिलानी साहब कह रहे थे, आई मीन ही वाज यू नो प्रीचिंग टू द कॉयर, प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, क्योंकि मैंने हमेशा से यही आर्गुमेंट किया है कि जमहूरियत चलनी चाहिए। और मुझे अब मैं जिद में कहता हूं, क्योंकि 2018 में, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि 2008 में मैंने पीपल्स पार्टी को वोट डाला, राइट। यूसुफ रजा गिलानी को ही डायरेक्टली वोट डाला था और वो पीएम बने। उसके बाद उनको हटा दिया गया, और मैंने नहीं हटाया, कोर्ट्स ने हटाया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने मुस्लिम लीग नून को जो है 2013 में वोट दिया। मैंने कहा चलो जी, कोई तो खुश हो जाएगा। उसके बाद फिर अमेजिंगली उनको भी जो है मियां नवाज शरीफ को किसने हटाया? कोर्ट्स ने हटाया। अच्छा, फिर मैंने 2018 में कहा चलो तुम्हारी बात, जिसको तुम जबरदस्त कह रहे हो मैं उसको वोट डालता हूं। मैंने पीटीआई को वोट डाला, सही। और उसके बाद फिर उसके साथ भी रात, आधी रात को जो गोया वो अदालत लगी। गोया और ब्रेकिंग भाई न्यूज ब्रेकिंग न्यूज आज की ये है कि कॉन्टिन्यूटी में जो रुकावट है वो आपका वोट है। नहीं, या फिर फिर हम ये ये भी भी हो जानना सकता है कि चाहेंगे कि मेरा पताफी मेरा साहब, वोट हुकूमतें आप बनाता है आने फिर। वाले मैंने कहा पताफी साहब, आप आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट डाल रही हैं, ताकि हमें पता मैं चले कि कौन वजीर आजम बनना है। जावेद साहब, मैंने हाथ जोड़ा है और मैंने कहा कि अब मैं मरते दम तक वोट नहीं डालूंगा, ठीक है। उसकी वजह है कि मेरे वोट की कोई कदर नहीं है। और आप जितना भी कह ले, बस मेरा ये मानना है कि वो दुनिया भर के अंदर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये इत्तका कहता है कि इंसान जो है ना वो बंदरों से इवॉल्व करके आया है। लेकिन मेरे ख्याल में साउथ एशिया वो जगह है जहां पे इस इत्तका की थ्योरी को सियासत में मैं बिल्कुल रद्द करता हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन नहीं हो पाया है। उल्टा हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पीछे कहीं खाई आने वाली है। जहां तक खैर मैं ये कह रहा था कि ये तमाम चीजें देखें ना, अगर आपने जो वोट वगैरह का है, गिलानी साहब ने खासतौर पे बात की इसके बारे में कि अगर चलता इमरान खान साहब का तसलसल चलता रहता तो जमहूरियत मजबूत होती और मुल्क बेहतर होता। देयर आर सर्टेन कंसर्न्स दैट आई हैव गॉट। इन तमाम चीजों को पढ़ने के तीन चार तरीके हैं। एक तरीका यह है कि जमहूरियत वर्सेस डिक्टेटरशिप को ले लें। एक और तरीका है कि इसको आप जमहूरियत वर्सेस आर्मी देख लें। एक और तरीका है इसको सेंट्रलाइजेशन वर्सेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देख लें। फिर हमारे मुल्क के अंदर वॉर एंड टेरर का मामला जो है वो भी चल रहा है, और उसके अंदर भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इन हार्ट ऑफ आवर स्टेट, कि तालिबान अच्छे हैं या तालिबान बुरे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और खास तौर पे इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में ये हुआ कि जो अफगान तालिबान की इंस्टॉलेशन हुई, जिस तरह वो टेक ओवर कर गए, और उसके बाद आपके ट्राइबल एरियाज के अंदर भी टीटीपी को वो किया गया, अकोमोडेट। तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि उसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की लड़ाई ये थी
कि ये तालिबान या टीटीपी को कितना ज्यादा कंसेशन देंगे और कहां तक देंगे। जनरल फैज वर्सेस जनरल बाजवा। बाज लोग ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज असल में एक ही तस्वीर के दो रुख थे, एंड दे वर प्लेइंग ओनली गुड कॉप बैड कॉप। मेरा इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ 75 साल में नेशनल इंस्टीट्यूशन ने अंडर परफॉर्म किया है और लोगों को डिसअपॉइंट भी किया है और जमहूरियत को भी खत्म किया है। लेकिन इस वक्त हमारे पास कौन सी चीजें हैं जो कि अश्योरेंस देती हैं कि अगर मैं बाहर निकलूं तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। एक तो ये है कि रियासत पाकिस्तान का वजूद इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर दहशतगर्द आता है तो मुझे पता है कि फौज या ये LEAs जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनके दस्ते में खड़ी होती है, मुझे प्रोटेक्शन देती है। दूसरी साइड पे मैं मानता हूं कि अदलिया की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर अदलिया जो कर रही है वो भी आपके सामने है। अदलिया खुद डिवाइडेड है, फौज के अंदर भी स्पेकुलेशन चलती रही है। तो अब ऐसी सूरत में मैं इमरान खान साहब का एक और भी एस्पेक्ट देखता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉपुलिज्म की एक लड़ी है जिसके अंदर बीड्स मौजूद है, और उसकी एक एग्जांपल है भुट्टो साहब। भुट्टो साहब जब हुकूमत में आ गए तो उन्होंने टोटलिटेरियन जो है ना, अपनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की पावर सेंटर। उन्होंने फैसिस्ट किस्म की जो है फोर्सेस को भी अलाइन कर लिया। उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने भी शरीयत बिल लाके खुद पाकिस्तान के अंदर अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। वो बाद में हार जाते, लेकिन दरमियान में हम लोगों के साथ जो है ना झगड़ा लगा के जाते हैं। इसी तरह से अब इमरान खान साहब है, उनका भी अगर आप देखें तो वो बेसिकली स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं और उसके अंदर सदर बनना चाहते हैं, सदारती निजाम लाना चाहते हैं। जब आपके मुल्क के अंदर इतने बेसिक क्वेश्चंस को भी वो नहीं किया जाता, उसके अंदर एग्रीमेंट नहीं है। अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर बात चीजों पे बिल्कुल क्लियर कंसेंसस है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है, और आई थिंक ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आपकी मेरी जनरेशन में नहीं होने वाली, मेरे बच्चों की शायद जनरेशन में भी ना हो। लेकिन अगर सिस्टम चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद डेमोक्रेसी आएगी भी सही और मुल्क में पनप भी जाएगी। जी प्रतापी साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे इंटरनल पॉलिटिक्स की। अगर हम बात करें, आज वैसे मैं वसीउल्ला खान साहब का कॉलम पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि हम रीसेंट जो उसमें पास्ट में रहते हैं, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। 71 में भी इस किस्म के बलवे हुए थे। 71 में भी वो इस और उससे अलावा भी ऐसी इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां गालियां भी पड़ी हैं, और उसके ऊपर अ, ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े डिसीजन भी सामने आए थे। अगर हम उस चीज को अगर इसके साथ रिलेट करें, ये जो अभी वाकयात हुए और ये शिद्दत से आगे बढ़ते जा रहे हैं खान साहब के। और खान साहब ने कल भी हमने देखा कि वो जिस तरह से ISPR से मुखातिब थे। तो आपने अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारी जो जिस तरह से हम जमहूरियत का सफर तय कर रहे हैं और जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए, क्या इस तरीके से जमहूरियत का पहिया चलता रहना चाहिए? आप क्या समझते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया आपने। मेरे ख्याल है दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी जमहूरियत का पहिया चलता रहा है वहाँ पे इफ्तिखार तो आया है। हमने देखा है, इंडिया को छोड़ दे रिसेंट एग्जांपल, लेकिन हमने दुनिया भर के अंदर देखा है कि जिन ममालिक के अंदर जो हुकूमतें आई और उनको अवाम ने निकाला, ना कि किसी और ने, थर्ड पार्टी ने निकाला हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो 58(2) भी हो, वहां पे हमेशा तरक्की जो है वो होती रही है। अमेरिका 100 साल पहले, अगर आपने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क देखी है, तो उसके अंदर जो है कहीं आग लगती है न्यूयॉर्क में, और वो 1900 समथिंग की बात हो रही है, और वहां पे आग लगती है किसी जगह पे तो पहले आते हैं ये जितने भी फायर ब्रिगेड की कंपनीज हैं वो आपस में आके डुअल करती हैं, जो जिंदा बच जाता है वो बिल्डिंग को आग बुझाता है। लेकिन आज के दिन अमेरिका देख लें कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशन। तो मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आप जमहूरियत को ऑटोमेटिकली चलने देंगे और उसके अंदर निखार आने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक और चीज भी कही थी, और वो ये है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
जहां पे एक दफा आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिल जाए तो आप समझते हैं कि अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन गया हूं, और अब जो है बिल्कुल एब्सोल्यूटिज्म होना चाहिए, टोटलिटेरियन रूल होना चाहिए। उसका क्या तरीका सर? अमेरिका की मैंने एग्जांपल दी, यूरोप के अंदर भी बहुत जगह पे हुआ है। वहां पे सेफ गार्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, खास तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड कि अगर कोई बंदा आ भी जाए तो वो चीजें इस तरह से तहस नहस ना कर सके। मिसाल के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, और उसके अंदर यह है कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो होनी चाहिए। फेडरलिज्म होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट। इस तरह की चीजों के ऊपर खास तौर पे मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान साहब अगर आ गए और उनके सपोर्टर अगर आप सुने तो वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और फिर जो है ना इस्लामी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि एक यूफेमिज्म है किसी किस्म की इमारत का, या फिर किसी अमीर बनने का, अमीरुल मोमिनीन बनने का, उसके लिए। तो उसके लिए ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? क्या पार्लियामेंट ने कोई कोशिश की कि उन सेफ गार्ड्स को ज्यादा इंश्योर करे? सिर्फ एक जगह पे मुझे सेफ गार्ड नजर आया, जब भी कहीं पावर होगी ना सर और वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी तो उसका अब्यूज बढ़ जाएगा। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर माशाल्लाह 75 साल हो गए, अभी जाके हमें ख्याल आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वो है चीफ जस्टिस है, उसके पास वो मोटो की ताकत जो है वो तो बहुत खौफनाक है, और उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, राइट, विच इज ट्रू। सिमिलरली फौज के अंदर और अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अगर आपने देखा कि इतना ज्यादा क्राइसिस घिसटा, इतना लंबा चला, और एवरीबॉडी केप्ट ऑन थिंकिंग कि अब पता नहीं क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमने बना दिए तो आने वाली हुकूमत जो है वो चीजों का तहस नहस नहीं कर पाएगी, चाहे जो भी हो। लेकिन ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम लोग आइन की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर जो मैनिपुलेशन के तरीके हैं वो भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे 14 मई, आज के जब ये 14 मई गुजर गई, 14 मई के ऊपर इलेक्शन होना था, लेकिन हम में से कितने लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया और हम कहते कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, तो उसके अंदर हम ये कहते, ये नहीं पूछते कि ये खैबर पख्तूनख्वा क्या क्या आइन का हिस्सा नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कि वहां पे भी तो आइन का वही वाला अप्लाई होता है प्रिंसिपल। इन तमाम चीजों को, ये शोबदाबाजी को अगर हम छोड़ के बात करेंगे, मुझे किसी सियासी जमात से कोई मसला नहीं है। आई कैन वोट फॉर एनी वन, राइट। दी ओनली प्रॉब्लम इज पॉलिसी। अगर आप पॉलिसीज के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज जिनको मैंने उनकी हुकूमत के जमाने में बड़ा अपोज किया, वो तालिबान पॉलिसी थी और टीटीपी की थी, और आई कैन टेल यू कि आई हैड टू गो थ्रू हेल। यार मैं ऐसे नहीं अपने हार्ट की सर्जरी करा के बैठा। अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो नहीं छोड़ा। सिमिलरली खवातीन के हकूक के बारे में जब भी कोई बात होती है, मेरी 2 बेटी है, तो मैं हमेशा एडवोकेसी करता हूँ कि दे शुड गेट देयर राइट, राइट। सिमिलरली अगर हम इस बात को छोड़ दें कि फलां सियासी पार्टी ही सोल्यूशन है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर आ गए हुकूमत, तो आपको लगता है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी? आपको पता है, मैं वो जो 2012 में उन्होंने लॉन्ग मार्च की थी, मेरे ख्याल में 2012 में था, 14 और वो गए थे ड्रोन्स के लिए अच्छा, ना, एक वो जो ठीक है, पाटन में। पटना वाली हाँ वजीरिस्तान बात में। कर रहे हैं, वजीरिस्तान तो में। मुझे मुझे मौका मिल गया उनका इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, अब मैं उनकी गाड़ी में बैठा हूँ और उनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, कैमरा साथ मौजूद है, और इमरान खान साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है या इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या है? वो कहते हैं कि ड्रोन रोकेंगे, फिर अमेरिका यहाँ से जाएगा, अमेरिका से जाएगा तो खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर होगी। मैंने कहा आप बात तो बड़ी मजेदार कर रहे हैं, लेकिन इट हैज मेनी मूविंग पार्ट्स। हम्म, आप मुझे ये बताएं कि अगर इनमें से कोई एक चीज इधर उधर होगी तो फिर क्या करेंगे अगर ना हुआ? वो पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं फिक्र ना करो, हो जाएगा। मैंने कहा सर ये लीनियर थिंकिंग है, अगर आपने ज्यादा ये किया तो काम खराब होगा। अच्छा, जब मैं 2-3 दफा कहा ना, उन्होंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा। उसके बाद गाड़ी रुक गई, मुझे उतार दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारे मुल्क के अंदर, दी प्रॉब्लम इज डेविल लाइज इन डिटेल, अटेंशन लाइज इन डिटेल। अगर आप अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे तो
उसमें आपके साथ चोरी नहीं होगी। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इसके सियासतदान आपको जज्बाती करते और सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे आपसे वोट मांगते। अगर आप जो है अवाम को इतना सेंसिटाइज कर सकते हैं कि आप पॉलिसी पे वोट दो, फिर मामला बेहतर होंगे। वरना जमहूरियत कोई भी जो वो है ना, क्या कहते हैं, सदाम हुसैन के जमाने में भी इलेक्शन होते थे, लेकिन हमेशा 99% वोट पड़ता था और 100% रिजल्ट उनको सपोर्ट करता था। तो ये भी हो सकता है। ये जो प्रोसीजर है सिर्फ उसका नाम तो जमहूरियत नहीं है। मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, पॉलिसी डिबेट का और चेक्स एंड बैलेंसेस का है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें से कुछ भी नहीं किया। जोहर साहब, आप कुछ कहना पताफी चाहते हैं? साहब, हाँ जी, पताफी साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। पताफी साहब, यहाँ तो इस्तीफे एक दूसरे के हम देख रहे हैं। खान साहब भी इस्तीफे कभी मांग लेते हैं। खान साहब ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से यकजहती का इजहार करने के लिए एक मूव चलाई थी। अब कल मौलाना फजल रहमान साहब, अगर हम देखें कि अब तो टाइम भी थोड़ा रह गया और उनके मेंबरान वहाँ शराय दस्तूर के करीब पहुंच भी गए हैं, तो वहाँ एक अजीब सी फिजा बनी हुई है। पीडीएम हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब वो ये कहते हैं कि हम इन्हें रोक रहे हैं कि जगह तब्दील कर दें, कहीं और चले जाएं। मौलाना मना फजल रहे, रहमान साहब मौलाना फजल मना रहे। रहमान साहब अपने मौकिफ पे जी जी। डटे हुए हैं। तो क्या, और एक अता तारुड़ साहब की अभी एक बात सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं देंगे उस वक्त तक ये लोग बाहर यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो ये क्या सिनेरियो, किस तरीके से ये चलेगा आगे? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि 2014 से 13 से पाकिस्तान के अंदर धरनों का रिवाज शुरू हुआ। पहले वो थे पैट वाले मौलाना थे, वो आए थे। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए 2014 में। मैं उसी विसिनिटी में काम करता हूँ जहाँ पे ये धरने होते हैं, ठीक है। और आमतौर पे मैंने अपना ओपिनियन देना होता है, और क्योंकि थोड़ा सा एक्सपोज्ड होता है तो आप हमेशा यू आर प्रोन टू वायलेंस एज वेल। 2014 में मिसाल के तौर पे जब मैं पीटीआई के काफी अपोज करके बातें कर रहा था, तो उस वक्त डेली हमें थ्रेट मिलते थे और हमें उन्हीं लोगों में से गुजर के जाना होता। तो मैं तो धरने के मामले के ऊपर किसी को सपोर्ट नहीं करने वाला। मेरा ये ख्याल है कि आपने कोई और तरीका इस्तेमाल करना करें जहाँ पे सियासतदानों को नुकसान नहीं होता। कोई एयरलिफ्ट हो जाता है, किसी के लिए स्पेशल रास्ते बन जाते हैं, कॉरिडोर बन जाते हैं। आपके और मेरे लिए मुश्किलात आती हैं, बिकॉज अभी जिस दिन इमरान खान साहब को छोड़ा गया है उस दिन आपको पता है कि पाकिस्तान में एग्जाम्स कैंसिल हो गए। मेरी बड़ी बेटी जो है उसका ओ लेवल का पेपर था, वो भी कैंसिल हो गया। और क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल दोबारा एग्जाम नहीं लेती है, तो अब पता नहीं वो किसी और एस्टिमेट्स के ऊपर होगा। तो हम सारे लोग जो है ना, हमें कम से कम इस चीज का इदराक करना पड़ेगा कि इस तरह के जरियों से कुछ नहीं होने वाला। जहां तक बात है अगर पावर पॉलिटिक्स की है, तो मेरे ख्याल में हर कोई अपनी पावर पॉलिटिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। और ये मैं बता दूं, मेरी जिंदगी के अंदर मैं कोर्ट के अंदर पर्सनली सिर्फ एक दफा पेश हुआ अपने कैपेसिटी में, जहाँ पे मुझ पे कोई इल्जाम लगा। 16 साल का था जी, मेरे वालिद फौत हो गया, तो उस वक्त भी एक पर्चा बन गया, तो जायदाद का मामला था। मुझे याद है कि जो जज साहब थे वहां पे वो नशे में बैठे हुए थे और वो कोई बात सुन ही नहीं रहे, ठीक है। और क्योंकि वो बात हमारे वकील के सुन नहीं रहे थे और हमारा जो वकील था वो जाला था, तो उसने देखा कि यार इस बंदे को होश में नहीं ला सक रहा मैं, उसने पेपर वेट उठा लिया और वो कहता है कि इसको जेल में भेजो, मुझे भी भेजो। जज साहब 1 मिनट में कहानी उनकी चेंज हो गई और हम लोग आजाद होकर घर आ गए, ठीक है। तो आई मीन दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग आप अबाउट आप ये कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कि मौलाना फजलुर रहमान वो पेपर वेट हैं जो पीडीएम ने उठा लिया है? हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं, मैंने आपको बताया वैसे मीडियम ने नहीं उठाया, किसी ने उठाया, लेकिन वो कहते हैं 4 किताबा हो तो लथिया नाले लथा दिग्गा, 4 किताबा कुछ ना किता दिग्गे किता सीधा, ठीक है। 4 किताबें ऊपर से उतरी है और एक साथ डंडा उतरा है, और 4 किताबों ने किसी को सीधा नहीं किया, डंडे ने सबको सीधा कर दिया। तो ये भी कहा जाता है, वो आर्गुमेंट तो भी है ही। वो ये भी कहते हैं ना, वगदे शोइच मार ना सोटा, हम्म। पानी पाट के दो नहीं होना, दो जो तू चाहना है वो नहीं होना।
तो ये भी साथ साथ एक बात कही जाती है जी पताफी गिलानी साहब। साहब, अब आपका सवाल, ये जो आपने तबसरा सुना, इस पर आप अपना भी कुछ ऐड करें और अगला सवाल भी पूछें। और शुक्रिया। एक तो जो आपने बात की पताफी साहब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और बाकी जो नवाज शरीफ साहब की, अमीरुल मोमिनीन की, फिर इमरान खान साहब की, इस पे एक तो मैं सिर्फ बात करना चाह रहा था कि जब तक हम इस मुल्क को नजरिया जरूरत के तहत चलाते रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, आपने सो मोटो की बात की कि कब से ये ऐसा ही होना चाहिए था, जजेस की अपॉइंटमेंट कब से सही होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क का बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पे लॉ ऑफ नेसेसिटी प्रिवेल करता है। जहाँ पे इवन एलडीए के लॉज भी उसी वक्त बनते हैं जब बहुत बड़े प्लाजे में कोई आग लग जाए, बहुत बड़ी अमवात हो जाए, फिर हमें एहसास होता है यार हो ये तो कानून ही नहीं था, यार ये तो रूल ही नहीं है, यार इसका भी कुछ करो, चाहे आगे जाके वो इम्प्लीमेंट ना हो। दूसरा जो आपने एक बात की गहरी, फारूक साहब, कि यकीनी तौर पे, इसलिए मैंने बार बार बात की तालीम की, कि जब तक हम रियासत में और सियासत में मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे, जो ही किसी को इक़्तिदार मिलता है, जो ही चाहे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या कोई और आता है तो पावर में, तो उसके पास कोई ना कोई कार्ड होता है प्ले करने के लिए। सवाई मुशर्रफ साहब के, जिन्होंने एनलाइटेड मॉडरेशन की बात की, हमने देखा कि ज्यादातर आर्मी चीफ हजरात ने और ज्यादातर वज़ीर आजम जब भी आए उन्होंने मजहब के कार्ड को इस्तेमाल किया। इवन जो नहीं भी करना चाहते थे, भुट्टो साहब जैसे, उनको भी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए करना पड़ गया। तो क्या इसके लिए हम बुनियादी तौर पे तालीम को फ़रोग दें? हम कैसे जो मजहब का इस्तेमाल है सियासत में और रियासत में, इसको कम से कम कर सकते हैं? तालीम को कौन फरोग देगा सर? मुझे ये बताएं कि पीटीआई के दौर में, अगेन बिकॉज डेविल लाइज इन डिटेल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो जिसके ऊपर शोर वो हो रहा था, सिंगल नेशनल करिकुलम का। जी और ये बात मैंने जाके तमाम लीडर्स उस वक्त पूछी थी, और खासतौर पे ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक अटेम्प्ट है टू सेंट्रलाइज पावर, राइट। इंडिया के अंदर भी ये कोशिश हो रही है, जो कि अब कर्नाटका में आपने सही कहा कि वो ऐसा ऐसा फेल हो रही है। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी नुकसानदेह पॉलिटिशियन हैं, नेहरू साहब वॉज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, अभी ये जो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह, ही वॉज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, लेकिन इंदिरा गांधी, मोदी जी, एक दो और लोग, ये सारे नुकसानदेह थे क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, राइट। इंडिया के अंदर भी बड़ी जो है ना बैताकी है, हमारे अंदर भी बैताकी है। सिमिलरली ये एसएनसी जो है, उसके अंदर अगर आपने किताबें उठा के पढ़ी हो तो आपको पता चलता होगा कि कितना ज्यादा एम्फेसिस है, और वो जो एलीट क्लास का मजहब है ना जी, जिसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जिसके अंदर वायलेंस ही वायलेंस है। वो जो मुताले पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता था कि मोहम्मद बिन कासिम एक बंदा था, वो आया और इसके बाद उसके बेटे का नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, और उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। अभी तक आपका करिकुलम के अंदर वो स्ट्रगल चल रही है कि उसी तरह की हिस्ट्री पढ़ाई जाए। तो इस तालीम से आप रिफॉर्म करेंगे कौम को? देखिए ना, और फिर ये है कि मुझे याद है आज से 10 साल, एग्जैक्टली 10 ईयर्स अगो, एक आर्गुमेंट चल रही थी कि आर्मी अपना चैनल बना ले, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो मुश्किल होता है कि जी आप हर जगह पे यूनिट्स में करें, तो एक प्रोपेगेंडा का बबल होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए रखते हैं। उस वक्त मेरी आर्गुमेंट ये थी कि आपको क्या जरूरत है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए 50 चैनल मौजूद है, वो सारे के सारे काम करेंगे। उसके बाद फिर कहीं से एक आ गया, बोल आ गया, एक एयरवाई ने जंग छेड़ दी जियो के साथ, और आपने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट के इतने माने निकल आए कि आज के दिन अगर फौज के अंदर, ऑनेस्टली मुझे इस वक्त इमरान खान साहब से शिकायत सबसे ज्यादा ये है कि जो जो उन्होंने गैम्बिट खेला है, जब से वो हुकूमत से उतरे हैं उन्होंने लगातार गलती पर गलती की है। उन्होंने असेंबली से इस्तीफे दे दिए, उन्होंने अपने गवर्नरों को छुड़वा दिया, फिर 2 असेंबलियां के पास है आपने वो तोड़वा दी, हुकूमतें छोड़ दी, ठीक है। और अब कहते हैं कि इलेक्शन प्लान टाइम पे कराओ। यू लॉस्ट ऑल द लेवल्स, और अब आखिरी कार्ड था आपके पास, और वो था कि आप ये एजिटेशन और स्ट्रीट वायलेंस का, आपने वो भी करके आपने किया क्या? आपने स्ट्रेस टेस्ट जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड कर दिया। उनको पता चल गया अगर कहीं पे कोई बंदा बैठा हुआ है और वो इमरान खान के साथ मिला हुआ है तो वो सामने आ गया। इसी तरह जुडिशरी की कहानी सारी की सारी आपके सामने आ गई, राइट। तो इन तमाम चीजों में इमरान खान साहब हैज बीन लूजिंग
ऑल द लेवरेज, एंड आई थिंक कि ये जो कल परसों होने वाला है उसके बाद तो उनके पास और कोई पता बचेगा भी नहीं, राइट। सिमिलरली जो जिन लोगों ने जब ये अटैक किया तो आइडिया ये था कि कहीं मुल्क के अंदर वो हो जाएगा, कू आ जाएगा, या फिर मुल्क के अंदर जो है ना कोई एक किस्म की फौज के अंदर से वो ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। These assumptions are assumptions। आपको ये देखना पड़ेगा कि 75 साल के अंदर कर्नल स्कू या ब्रिगेडियर स्कू के तीन ही जो है वो मेजर एग्जांपल्स हमें कहानियां मिलती हैं। एक हमें वो जो है रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस का हम सुनते हैं, एक जनरल वो जहीरुल इस्लाम अब्बासी का सुनते हैं, और फिर एक ब्रिगेडियर अली का जो हिजब तहरीर वाला था। लेकिन आज तक मुस्तनसर बिल्ला क्या नाम, जी मुस्तनसर वो शायद इस तरह मुस्तनसर बिल्ला वाला तो सेकंड था ना जी, खासतौर पे उनका और जहीरुल इस्लाम अब्बासी का मिलके था और फिर वो खत्म हो गया। लेकिन आज तक ये चीजें कामयाब नहीं हुई। लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट हो जाए तो मुल्क के अंदर क्या होगा? मुल्क के अंदर आप क्या सूडान बनाना चाहते हैं? हम जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे सिविल वॉर नहीं है कि हम वहां पे भी लेके आए? तो दिस इज माई बीफ कि वट एवर वर्क्स उसको डिसमेंटल ना करो, जो चीज नहीं काम करती उसको बनाओ, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो तालीम की आप बात करेंगे एवोल्यूशन के साथ आएगी और ये एज के साथ आएगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, अगर 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 जो मैं दरखास्त कर रहा था कि मेरी जनरेशन में मुझे कोई होप नजर नहीं आती, मुझे अपने लेकिन बच्चों आपने की जिस तरह बात जनरेशन की, में। नहीं बड़ी जी अच्छे तरह से आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, और आपने इमरान खान के उस नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम की भी मिसाल दी। उसको हमने भी वाज़ेह तौर पे कंडेम किया था कि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप फर्दर आप स्कूल को बेहतर करने की बजाय आप स्कूल को मदरसा बनाने पे तुल गए हैं, तो ये एक अलग अप्रोच है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आर्मी का जो शायद मैं सुन पाया ऐसा ही है अगर कि चैनल बनाने की, अब तो मेरा ख्याल है कि आर्मी को भी कोई चैनल बनाने की जरूरत नहीं, हर चैनल उनका चैनल है। तो इस पे मैं ये आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि एक तो आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रखते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो वन साइडेड है, और उस पर काउंटर करने की आपको इजाजत नहीं है। फिर ये कि जब कमर जावेद बाजवा साहब गए तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक दो वाज़ेह तकारीर की, और 6 सितंबर को भी की, फिर नवंबर में भी उन्होंने आखिरी स्पीच एक की, और जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब अली हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं 75 ईयर्स में, हम अब सियासत से दूर रहेंगे। तो क्या अभी आप नहीं समझते कि बहुत सारे लोगों का शायद फौज के अंदर भी ख्याल है कि आसम मुनीर साहब जो है थोड़े से इस तरह से पोलिटिसाइज हो चुके हुए हैं, उनकी अपॉइंटमेंट से लेके अब तक सिचुएशन है उनका, इस हवाले से कोई क्लियर स्टेटमेंट भी नहीं आया। डोंट यू थिंक ही शुड गिव ए क्लियर स्टेटमेंट, या अगर वो कुछ कर रहे हैं या उनके कुछ बंदे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा उनको डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि इस मुल्क में एक मुज़ाकरात का और एक बेहतर और अमन का माहौल बने, और थोड़ा सा अगर सब लोग जो हैं वो अपना हक राय दही सही से इस्तेमाल करें और जमहूरियत आगे बढ़े। बिल्कुल, जी ये मेरा मेरा ख्याल है कि ख्याल है कि बड़ा अच्छा आखिरी सवाल है सम अप करने के लिए आज की डिस्कशन को। जी जी बिल्कुल। जहां तक बात है ना जी कि आर्मी के इंटरनल मामला, मेरे ख्याल में आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर 50 चैनल है, वो सारे के सारे फौज के लिए काम करते होंगे, आप ये कह रहे हैं ना। लेकिन मेरे ख्याल में फौज के अंदर पॉलिटिक्स को भी वो प्रमोट करते हैं, अपनी अपनी सियासतें भी कर रहे हैं वहां पे। मेरे ख्याल में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इमरान खान साहब जब थे तो उस वक्त तो मीडिया ने उनको बहुत बड़ा बना दिया। एंड देन द प्रॉब्लम है इसके बाद में जब नैरेटिव चेंज होता है तो उसके अंदर फिर आपको बहुत ज्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट का सामना करना पड़ता है, जहाँ के जाके बहुत बहुत कुछ क्रैश हो जाता है। लेकिन जहां तक बात है ये आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की, देखिए जनरल बाजवा वॉज क्लियरली अ कंट्रोवर्शियल मैन, और उनकी कंट्रोवर्सी का मसला ये है कि उनको बड़ा बोलने का शौक था। और अगर आप आर्मी चीफ हो और आपको ये शौक हो कि हर बंदा आपको पसंद भी करे, तो फिर आप बड़ी बड़ी बगियां मारते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ब्रैग किया है, और उससे आर्मी को भी नुकसान दिया, अपने आप को भी नुकसान दिया, और हर चीज को नुकसान दिया। तो क्या ये कितने एक अब पॉलिटिकल मुलानी साहब अभी बस टाइम खत्म हो गया, एक बाकी पॉलिटिकल बोंगी थी बाकी या क्या था ये? गुफ्तगू जो है ना वो नहीं हम नहीं अगली दफा करेंगे। आज हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। जो मेरा ख्याल है, मुझे जो इस्तारा आज की गुफ्तगू में आपने इस्तेमाल किया ना, वो एक गाड़ी वाला जो गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी में से उतारा जा रहा है कभी किसी को और कभी बैठाया जा रहा है, और ड्राइविंग सीट जो है वो किसी और के हाथ में है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना, मेरा ख्याल है कि हमारे मामला दुरुस्त नहीं होंगे।
ना कॉन्टिन्यूटी और जो एवोल्यूशन है वो मुमकिन हो सकेगी। इसी पर हम आज गुफ्तगू खत्म करते हैं। पाकिस्तान के मामलात इतने उलझे हुए हैं कि जितनी उस पर गुफ्तगू की जाए वो कम ही लगती है, लेकिन हम अगली नशस्त में जो है वो इस पर बातचीत जरूर जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पतावी साहब हमें वक्त देते रहें। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस पर हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल पर, और हमें अपना फीडबैक भी जरूर देते रहा करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।